Yeah, hi guys, good evening. Screen visible and am I audible? Please confirm. And आप लोग भी आपके कैमराज ऑन कर सकते हैं प्लीज. हेलो महर्षि, हेलो ग्रीशा, अदर्स. जो लोगों ने लास्ट लेक्चर अटेंड किया था प्लीज कंफर्म करो जरा, ये क्वेश्चन लास्ट हुआ था अपना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. यस सर, इसका आंसर 101 था। 101.04 या ऐसा कुछ आया रहेगा, राइट? 101.0406 कुछ. द यस सर। आंसर इज डी, यस, 101. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. तो अभी से थोड़े डिफिकल्टी लेवल हम बढ़ाएंगे क्वेश्चंस की. ओके, एंड विल प्रोसीड. चलो सी, क्वेश्चन नंबर 2. The freezing point depression constant for benzene, Kf for benzene is given to us 5.12, and the freezing point depression for the solution of molality 0.078 containing a non-electrolyte solute in benzene is how much? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. कांस्टेंट दिया हुआ है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन का, Kf का वैल्यू. मोलालिटी दिया हुआ है. नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब डिसोसिएशन एसोसिएशन नहीं होने वाला है, तो वैन टॉप फैक्टर का जरूरत नहीं है. तो डायरेक्ट फॉर्मूला है डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू एम. चलो मल्टीप्लाई कर दो फटाफट. ओके, वैसे केसेस में आप लोग थोड़ा सा फास्ट जाना चाहो तो जा सकते हो. पहले कैलकुलेट करो आंसर क्या आ रहा है, बताओ. कम ऑन फास्ट, इजी कैलकुलेशन, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है. 39 या 3.9 है सर, 39 मतलब पे। 0.04 हो गया ना फिर. हम्म। बस, परफेक्ट. ओके विद दिस. सो सी, सिंपल था. अभी आप लोग ने मल्टीप्लाई किया, अच्छा किया. देखो यहाँ पर 5.12 था तो रफली 5 है. और सर 0.78 मतलब 0.8 हो गया, तो 5 8 जा 40, तो 4 वाला आंसर एक ही आ रहा है आपके पास. समझा? बिकॉज सारे ऑप्शंस दूर दूर है ना, तो हल्का फुल्का आप अप्रोक्सीमेशन ले सकते हो. ठीक है, चलो. सी दिस. हेनरीज लॉ कांस्टेंट मतलब के एच की वैल्यूज आपको दी गई है. ओके, आपको रिलेशनशिप ढूंढना है. नाउ द इश्यू विद दिस इज, ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था आपको, हेनरीज लॉ को लेके जो क्वेश्चन था वो, कि हेनरीज लॉ का जो ये है रिप्रेजेंटेशन है, वो दो अलग अलग तरीके से दिया गया है. एक स्टेट बोर्ड में अलग दिया है और एक एनसीईआरटी में अलग दिया है. तो सर किसी के हिसाब से, लाइक फॉर एग्जांपल आपको वापस से याद दिला दूं, एनसीईआरटी में it was P is directly proportional to S, and state board में it is S directly proportional to P. ओके, या फिर P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X और X डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P. तो यहाँ पर इस एनसीईआरटी के हिसाब से के एच की जो यूनिट आ रही थी वो P अपॉन S वाली थी या फिर P अपॉन X वाली थी. बराबर है? तो सर यहाँ पर देखो, सोल्यूबिलिटी का इनवर्स रिलेशनशिप है के एच के साथ. ऑन द अदर हैंड, यहाँ पर अगर हम लोग S इज इक्वल्स टू के एच पी करते हैं या X इज इक्वल्स टू के एच पी करते हैं, तो सोल्यूबिलिटी का डायरेक्ट रिलेशनशिप है के एच के साथ. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए ये जानना कि ये जो के एच वैल्यूज दी है ये कौन से फॉर्मूला के हिसाब से दी है. ओके, तो अभी के एच का यूनिट देखो क्या दिया है आप लोगों को यूनिट्स में पीछे, किलो बार. तो किलो बार मतलब कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा बताओ, चार में से. एक, एक, दो, तीन, चार, ये चार में से किलो बार किसका यूनिट होना चाहिए? बार मतलब सिर्फ प्रेशर, और कुछ नहीं दिया है, तो सिर्फ प्रेशर कहाँ पर है? वेर इज ओनली प्रेशर?
ओनली प्रेशर इज हियर, बिकॉज सर मोल फ्रैक्शन को कोई यूनिट नहीं होता है, तो जो प्रेशर का यूनिट है वही केएच का यूनिट है, तो ओनली प्रेशर इज हियर। अभी यहाँ पर इनवर्स रिलेशनशिप है, तो अभी इनवर्स रिलेशनशिप से अपन लॉजिक लगाएंगे। ओके, दैट इज द मेन पार्ट कि सर अपने को इनवर्स रिलेशनशिप लेना है या डायरेक्ट रिलेशनशिप लेना है, वो केएच के यूनिट से डिसाइड होगा। अब सीईटी लेवल पे काफी बार ऐसा आ जाएगा, और जेडब्ल्यू नीट लेवल पे ऊपर वाला क्वेश्चन आएगा। कभी भी कुछ भी आ सकता है, अपने को मालूम नहीं, तो वी हैव टू बी ओपन टू ऑल फोर पॉसिबिलिटीज। ओके, तो अभी एज पर दिस पी का फॉर्मूला के हिसाब से पी अपॉन एक्स का डेरिवेशन है, तो के और एक्स का रिलेशनशिप इनवर्स है। इनवर्स रिलेशनशिप पे देखेंगे। तो देखो ए का क्या वैल्यू दिया है, के एच फॉर ए इज 145। के एच फॉर बी कितना दिया है, के एच फॉर बी 2 × 10⁻⁻5। एंड के एच फॉर सी कितना दिया है, 35। अब इसमें से सबसे बड़ा कौन, सबसे बड़ा 145, तो इसकी सोल्यूबिलिटी सबसे कम होगी, इनवर्स रिलेशनशिप। और सबसे छोटा कौन, तो बी, तो इट इज गोइंग टू बी बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन ए। ओके, तो सर ये डायरेक्ट है या इनवर्स है, ये अपने को ध्यान में आना चाहिए, राइट। सो ये फॉर्मूला अपन ने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, हेनरीज लॉ का एक क्वेश्चन था लास्ट लेक्चर में भी, तो उसके बेसिस पे ये है। राइट, तो चलो आगे बढ़ते हैं। आप लोग लिखने का टाइम शायद थोड़ा कम मिलेगा, स्क्रीनशॉट निकालते रहिएगा, सो दैट इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट इट लेटर एज वेल। Alright, see this. A plot of osmotic pressure versus concentration is given and a straight line with a slope 25.73 liter bar per mole is there. What is the temperature at which the osmotic pressure measurement is done? तो पहले अपन प्लॉट बनाते हैं, मतलब वो लोग क्या बोल रहे हैं, ग्राफ है किसका, ऑस्मोटिक प्रेशर वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन। नाउ ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, वेन एवर देर इज अ ग्राफ, इट इज ऑलवेज वाई वर्सेस एक्स एक्सिस। मतलब वर्सेस के पहले जो बंदा है वो हमेशा वाई एक्सिस पे होगा, वर्सेस के बाद जो बंदा है वो हमेशा एक्स एक्सिस पे होगा। सो द ग्राफ इज पाई वर्सेस सी। ओके, ये बेसिक चीज है, पता रहनी चाहिए। दूसरा ये, क्योंकि अपने को स्ट्रेट लाइन बोल दिया गया है, तो हमें तो मालूम है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी का फॉर्मूला बैठेगा, स्ट्रेट लाइन है तो सर पाई का फॉर्मूला क्या है, पाई इज इक्वल्स टू सी इंटू आर इंटू टी, ऑस्मोटिक प्रेशर का। अब सर पाई को अगर अपन वाई ले रहे हैं और सी को अगर हम लोग एक्स एक्सिस ले रहे हैं, तो ऑफकोर्स सर ये एम हो जाएगा कि नहीं आपका, क्योंकि वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स होना चाहिए। Okay, so your graph is passing through the origin and this is the slope. What is the slope? R into T, M। और स्लोप का वैल्यू दिया है आपको 25.73 किलो बार या लीटर बार, सॉरी। तो इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज R इंटू टी का वैल्यू है 25.73। अपने को टी का वैल्यू चाहिए। अब R की वैल्यू भी वो लोग ने दे दी है 0.083। तो सर इफ यू गाइज रिमेम्बर, मैंने आपको एंट्रेंस के लिए बताया था कि आर की वैल्यू इसको अपन 1/12 लिख सकते हैं। ओके, तो सर आर को इसको हम लोग ने 1/12 लिख दिया, टेम्परेचर अननोन है, इधर 25.73 कर दिया, तो ये 12 वहां जाएगा। तो सर कितना आ गया, सॉल्व करो बताओ, रफली अप्रोक्सीमेटली 310 आएगा। तो क्या आंसर हो गया अपना, ए बी या सी? व्हाट इज द आंसर फास्ट? बी सर। बी ना? सब मार खाएंगे बी बोले तो। ये केल्विन में आया है, वो डिग्री में दिया हुआ है। ओके, ये टेम्परेचर आपका 310 केल्विन में आया है सर, ऑप्शन देखो सब डिग्री में दिया हुआ है, तो माइनस करना पड़ेगा 310 में से 273, आंसर इज 37 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन इज ए। ध्यान रखो यूनिट्स पे। ओके, ग्राफ देख लो एक बार, नहीं समझाए तो प्लीज आस्क अगेन, आई विल एक्सप्लेन। ओके, कैन वी प्रोसीड? अभी देखो यहाँ पर, वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन विद बेंजीन टू ऑक्टेन, मोलार रेशियो दिया हुआ है आपको, बहुत इजी क्वेश्चन है, एकदम सा सिंपल सा क्वेश्चन है। बेंजीन टू ऑक्टेन है, मोल रेशियो दिया हुआ है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन भी दिया हुआ है, पीबी नॉट ले लेते हैं, बेंजीन है इसलिए,
और ऑक्टेन को पीओ लिख देते, पीओ नॉट। ओके, ये दो हो गया। अज्यूम दैट इट इज आइडियल, सो चलो टेंशन नहीं है, उसका भी मगजमारी नहीं है, आइडियल सॉल्यूशन है। ओके, और 3:2 का मोल रेशियो है। तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। इफ यू रिमेंबर रॉल्ट्स लॉ, प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। ओके, आइडियल सॉल्यूशन। तो सर हम लोग ए और बी को दोनों बेंजीन और ऑक्टेन ले लेते हैं। और मोल रेशियो देखो, मोल रेशियो दिया है 3:2, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया, 5 हो गया। तो मोल फ्रैक्शन हो जाएगा 3/5 एंड 2/5। ओके, मोल रेशियो इज 3:2। सो Na अपॉन Nb दैट इज 3:2। तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हम लोग 5 ले लेंगे। ओके, सो चलो प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, पहले हम लोग बेंजीन ले लेते हैं। बेंजीन का वेपर प्रेशर है 280। ओके, और यहाँ पर भी बेंजीन टू ऑक्टेन है, तो बेंजीन इज 3, तो ये हो गया 3/5। सिमिलरली ऑक्टेन का 420 और ऑक्टेन इज 2, तो ये हो गया 2/5। इसको सॉल्व करो चलो फटाफट। क्या आया? ए आया सर। ए आया, यस। अभी देखो यहाँ पर आपको एक चीज बताता हूँ, इसको और कैसे सोच सकते हैं अपन। ओके, ऐसा वाला क्वेश्चन है, खास करके विद द ऑप्शंस दैट आर गिवन, मतलब किस तरह से ऑल्टरनेटिव अप्रोच में आपको बता रहा हूँ, बिना सॉल्व किए इसका आंसर लेकर आते। ओके, विद नो नॉट अ सिंगल नंबर यूज्ड। ओके, देखो प्यार से देखो इसको। अभी हमेशा ध्यान रखना, जब भी किसी दो चीजों को मिक्स करते हैं तो जो नई वैल्यू आती है दैट इज ऑलवेज एन एवरेज। ओके, और एवरेज हमेशा है ना दो एक्सट्रीम नंबर्स के बीच का आता है। तो अपने दो एक्सट्रीम नंबर्स कौन से हैं, एक 280 है और एक 420 है, बराबर है। अब सर मिड पॉइंट क्या है ये दोनों नंबर्स का, तो ये दोनों नंबर्स का मिड पॉइंट है 350। 70 इधर से, 70 इधर से। अब सो एवरेज, इसको है ना आप इमेजिन करो, एवरेज इज लाइक अ टग ऑफ वॉर। तो टग ऑफ वॉर में जिसके लोग ज्यादा होंगे उसके फेवर में आंसर जाएगा। अब 280 किसका था, बेंजीन का था। और 420 किसका था, ऑक्टेन का था। बेंजीन के कितने मोल्स है, 3 मोल्स है। और ऑक्टेन के कितने मोल्स है, 2 मोल्स है। तो सर टग ऑफ वॉर में जीत कौन रहा है, 3 मोल वाले लोग जीत रहे हैं। एंड देयरफॉर द आंसर हैज टू बी बिटवीन 280 टू 350। और एक ही ऑप्शन है जो इसके बीच में आ रहा है, बाकी कोई ऑप्शन है ही नहीं जो इसके बीच में आ रहा है। समझा क्या हुआ? सर एवरेजेस जब भी किसी चीज को मिक्स करते हैं तो एवरेज निकलता है। एवरेज इज लाइक टग ऑफ वॉर, टग ऑफ वॉर में जिसके साइड के लोग ज्यादा होते हैं उसके फेवर में आंसर जाता है। ओके, तो यहाँ पर सर बेंजीन के लोग ज्यादा थे, इसलिए मिड पॉइंट से बेंजीन के तरफ जाएंगे। अगर दोनों बाजू इक्वल लोग होते तो क्या आंसर आता, तो मिड पॉइंट आता, तो आंसर आता 350। दोनों बाजू इक्वल लोग होते तो। बट अगर बेंजीन के लोग ज्यादा है तो उसके फेवर में आंसर है। और फिर ऑप्शन देखने का, हाँ चलो ऑप्शन। और ये दोनों तो पॉसिबल ही नहीं थे, 160 और 168, क्योंकि वो एक्सट्रीम के बाहर के आंसर है, ये पॉसिबल ही नहीं है दोनों आंसर्स। ओके, सो ये ध्यान रखना है आपने। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। Van't Hoff factor for a dilute aqueous solution of strong electrolyte barium hydroxide, very easy, BaOH thrice। अभी आप लोगों ने अगर नोट्स देखी हो जो मैंने फॉर्मूला शीट शेयर किया है, फॉर 100% डिसोसिएशन, बिकॉज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोला है इसलिए 100% डिसोसिएशन हम अज्यूम करेंगे। एंड उसके लिए आई Van't Hoff फैक्टर इज एज गुड एज द एन वैल्यू। एन क्या है सर, कि एक इलेक्ट्रोलाइट, सॉरी BaOH थ्राइस, नॉट थ्राइस, माय मिस्टेक। ओके, एन क्या है सर, एक इलेक्ट्रोलाइट कितने आयॉन्स में डिसोसिएट हो सकता है। तो BaOH ट्वाइस कितने में डिसोसिएट होगा, एक Ba2+ बनेगा और दो आयॉन्स OH- के बनेंगे, तो टोटल कितने आयन हो गए, 3 हो गए ना। तो योर आंसर इज 3। ओके, आपको चाहिए तो आप हिंदी में लिख लीजिए, एन इज एक इलेक्ट्रोलाइट
कितने आयॉन्स देता है? ओके, कितने आयॉन्स में वो डिसोसिएट हो सकता है, दैट इज योर एन वैल्यू। तो कोई बताएगा ऐसे टाइम पास के लिए AlCl3 का एन वैल्यू क्या होगा? 4, एक एल्यूमिनियम और 3 क्लोरीन, बराबर है। तो इस तरह से आपको एन का वैल्यू मिल जाएगा। गाइस ओके विद दिस? ये बहुत इजी था, डायरेक्ट था सर। ये देखो ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन नीट में पूछते हैं मुझसे, मस्त है, सॉर्ट है फिर। चलो, अभी थोड़े थियोरेटिकल क्वेश्चंस, ये भी वैसे ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट? लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। सर अभी देखो यहाँ पर है ना, फ्रीजिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर को लेके एक चीज ध्यान रखनी है। ओके, एक चीज हमेशा ध्यान रखना। फ्रीजिंग पॉइंट का एक कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूँ। देखो, ये अगर 0 डिग्रीज मेरा फ्रीजिंग पॉइंट है, तो -1, -2, -3। मुझे बताओ, अगर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्रीज है और सॉल्यूशन का -1 है, -2 है, -3, तो सबसे लीस्ट फ्रीजिंग पॉइंट कौन सा है? सबसे लीस्ट फ्रीजिंग पॉइंट -1, -2 या -3? -3 सबसे लोएस्ट है। लेकिन सर -3 आने के लिए सबसे ज्यादा चेंज तो वहीं पे हुआ था। तो सर क्या है कि डेल्टा टी एफ के केस में, डेल्टा टी एफ जितना ज्यादा रहेगा, फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही कम रहेगा। डेल्टा टी एफ अगर ज्यादा है तो फ्रीजिंग पॉइंट कम है। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करता हूँ, तो बॉइलिंग पॉइंट देखो, 100 डिग्रीज, 101, ये 101, ये 102 और ये 103। अब सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट कौन सा है? 103 है यहाँ पर। और इसका भी तो डेल्टा टीबी सबसे बड़ा है। पर बॉइलिंग पॉइंट के केस में उल्टा होता है सर। डेल्टा बड़ा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी बड़ा है। फ्रीजिंग पॉइंट में उल्टा है सर, डेल्टा बड़ा है तो फ्रीजिंग पॉइंट छोटा है। अब मुझे बताओ, इनमें से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन है, टीबी या डेल्टा टीबी? विच इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? बॉइलिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? एलिवेशन इन बॉडी। एलिवेशन। सिमिलरली टीएफ या डेल्टा टीएफ, डेल्टा टीएफ। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अभी क्वेश्चन देखो, लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट पूछा, मतलब टीएफ नॉट, अब टीएफ अपने को लीस्ट चाहिए, तो डेल्टा टीएफ हाईएस्ट होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसा है? टीएफ अपने को लीस्ट चाहिए, तो डेल्टा टीएफ हाईएस्ट होना चाहिए। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का डेफिनेशन क्या है? इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। तो अभी मेरे को बताओ, इन चार में से कौन है जो सबसे ज्यादा पार्टिकल्स दे सकते हैं? इजी। डी। ऑप्शन AL2SO4 थ्राइस, सर क्योंकि ये तो वो बी डिसोसिएट। क्यों नहीं है, बी और डी? वो सर बेटा, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, हाँ बराबर ये एक सर ही सर। भेज देगा। दिस इज ग्लूकोज, सॉरी सुक्रोज। ओके, तो ये एक ही डिसोसिएट। अभी देखो यहाँ पर KI डिसोसिएट होके आपको दो पार्टिकल देगा, ये दोनों डिसोसिएट नहीं होने वाले, तो बचे यही। अब एल्यूमिनियम सल्फेट जो है AL2SO4 थ्राइस, तो ये आपको 5 आयॉन्स देने वाला है, जबकि KI आपको 2 आयॉन्स देने वाला है। तो कौन है जो सबसे ज्यादा आयॉन्स दे सकता है? तो आंसर इज ए। तो उसका डेल्टा टीएफ सबसे ज्यादा होगा, एंड देयरफॉर उसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे लीस्ट होगा। ओके, ये अपन ने किया था पिछले लेक्चर में, मैंने आपको बताया था, देखो इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला एक फॉर्मूला बताया था, कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाई एन। ओके, तो वही ये है, कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है सबका, और एन वैल्यू, तो इसकी एन वैल्यू 5 है, इसकी एन वैल्यू 2 है, इन दोनों की एन वैल्यू 1 है। तो सबसे ज्यादा जो पार्टिकल देगा उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखो अभी यहाँ पर, सेम क्वेश्चन है, चलो हेल्प करो मुझे। व्हाट शुड बी द आंसर दिस टाइम? हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब फिर से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हाईएस्ट चाहिए अपने को। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हाईएस्ट चाहिए तो पार्टिकल्स भी ज्यादा होने चाहिए। कहाँ पे सबसे ज्यादा पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को? ए ने, ए में ना सर। ऑफ कोर्स ए में आंसर है आपका। ओके, CaCl2, क्योंकि 3 पार्टिकल देने वाला है। ओके, KCl 2 देगा, ग्लूकोज और यूरिया नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो वो लोग एक एक ही देंगे। चलो, व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 13? देखो, ये तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आप लोगों ने किया हुआ है 12th स्टैंडर्ड में, तो स्क्वायर ब्रैकेट जो होता है कोऑर्डिनेशन का, दैट फुल थिंग इज 1 आयन, उसको और टुकड़े में नहीं करना है।
तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि कौन सा ऑप्शन है विच विल गिव द सेम वैल्यू एज दिस। अब इसमें देखो स्क्वायर ब्रैकेट एक आयन हो गया और पोटेशियम के चार, तो टोटल पांच लोग हो गए। तो बस बताओ कौन है जो और पांच दे रहा है आपको। सर आप थोड़ा हटो ना, आपके पीछे ही ऑप्शन है। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, यस। हाँ बराबर सर। ओके, AlNO3 आपको चार दे रहा है, ये पांच है, ये दो है और ये तीन है। ओके, SO4 का एक ही है ना यहाँ पे। तो दो Na के और एक SO4 के मिला के तीन। ऑलराइट, ऑप्शन ए। गाइस एवरीबडी ओके विद दिस? सिंपल क्वेश्चंस, टेंशन नहीं है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं। चलो आगे बढ़े। तो ये ध्यान रखना, आपको वापस से याद दिला दूं, ये चाहिए तो आप लिख लो, वैसे तो फॉर्मूला शीट में दिया हुआ है मैंने। बट डेल्टा TF अगर ज्यादा होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। डेल्टा P अगर ज्यादा होगा तो भी वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कम होगा। डेल्टा TB ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन होता है और बाकी दोनों में लोअरिंग और डिप्रेशन है। ओके, तो उसमें कम हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट में बढ़ रहा है, ये ध्यान रखना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं। 5 moles of a liquid X and 10 moles of a liquid Y make to form a solution having a vapor pressure of 70. The vapor pressure of pure X is 63 and pure Y is 78. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इन शॉर्ट अपने को ये आइडेंटिफाई करना है कि ये सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन है या नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो पहले रॉल्स लॉ अप्लाई कर दें। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना है? पांच और 10, 15। ओके, तो सर देखो अभी P इज इक्वल्स टू P x0 x फॉर x प्लस Py0 x ऑफ y, मोल फ्रैक्शंस। ओके, तो Px0 की वैल्यू कितनी है? 63। एक्स के मोल्स कितने हैं? पांच। टोटल मोल्स कितने हैं? 15। Py0 की वैल्यू कितनी है? 78। उसके मोल्स कितने हैं? 10। टोटल मोल्स कितने हैं? 15। इसको सॉल्व करो, चलो बताओ मुझे क्या आंसर आ रहा है, फिर मैं आगे का लॉजिक समझाता हूँ आपको। नीट 2025 लास्ट ईयर। सर 73। 73 आया। ओके, अभी मेरे को बताओ 73 तो आ गया, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है अपने को? 70 दिया है, यस और नो? सो सर आइडियल के हिसाब से अगर सॉल्यूशन अपना आइडियल होता तो अपना आंसर 73 आना चाहिए था, लेकिन अपने को आंसर 70 आया है। डू यू अग्री इट इज लेस देन द गिवन एक्सपेक्टेड वैल्यू? बिकॉज इट इज लेस देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू, इट इज शोइंग अ नेगेटिव डिविएशन। ओके, एंड देयरफॉर द आंसर इज बी। अगर गलती से अपना सॉल्व करके 73 आया और यहाँ पर 70 के बदले 75 दिया होता, तो इन दैट केस आवर आंसर वुड हैव बीन अ पॉजिटिव डिविएशन बिकॉज इट इज ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड। सो आइडियल होता, और अगर अपना सॉल्व करके भी 73 और इधर भी 73 दिया होता तो आंसर वुड हैव बीन आइडियल सॉल्यूशन। सर डी ऑप्शन क्या है, मतलब समझा नहीं डी वो। ऑप्शन इज वॉल्यूम ग्रेटर देन द सम ऑफ द इंडिविजुअल वॉल्यूम, मतलब डेल्टा वी इज ग्रेटर देन जीरो, ये भी पॉजिटिव डिविएशन का ही कैरेक्टरिस्टिक है। अच्छा। ओके, ये भी पॉजिटिव डिविएशन है। तो इन अ वेरी सिंपल वे, अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पता होते तो आप ए और डी तो डायरेक्टली एलिमिनेट कर देते, क्योंकि दो राइट आंसर नहीं हो सकते। बराबर है, दोनों के दोनों पॉजिटिव डिविएशन के आंसर नहीं हो सकते, क्योंकि अगर ए करेक्ट है तो डी भी करेक्ट है, तो सर ए और डी दोनों एलिमिनेट हो गया। अब बचा बी और सी। आपका सॉल्व करके 73 नहीं आया, मतलब आंसर आइडियल नहीं हो सकता, तो खत्म हो गया, देयरफॉर द आंसर इज बी। ओके, बाकी तो मैथमेटिकली भी प्रूव किया कि वैल्यू लेस देन एक्सपेक्टेड आई है एंड देयरफॉर नेगेटिव डिविएशन, वैल्यू ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड आती तो पॉजिटिव डिविएशन। ओके, ऑप्शन डी, एज आई टोल्ड यू, इट्स वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस का एक आप लोगों ने
डिस्टिंग्विश किया रहेगा, डिफरेंशिएट बिटवीन पॉजिटिव डिविएशन एंड नेगेटिव डिविएशन, तो उसमें ये पॉइंट है आपका। ओके। अच्छा, ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, रिपीट हो गया है, तो मैं अभी आगे लेके जाता हूँ। सेम वही सेम वैल्यू वाला था आंसर अपना, 37 डिग्री सेल्सियस जो आया थोड़ी देर पहले। ओके, नाउ लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। ये तो थियरी क्वेश्चन है, बट ठीक है, ले लेते हैं, सामने है तो। एनीवन, सिंपल मैच द पेयर। इजी। एक से ही खत्म हो जाए यार। सिर्फ फॉर्म मैच कर लो, अपने आप आंसर आ जाएगा। सी है सर। यस, क्योंकि फोम इज फ्रॉथ, सॉरी फ्रॉथ, हाँ, डी पे नहीं, रबर नहीं, फ्रॉथ। और फोम फ्रॉथ वाला एक ही ऑप्शन है। बाकी कुछ मैच हो ना हो, एक मैच हो गया, सीधा ऑप्शन यूनिक है, सीधा सीधा खत्म हो गया अपना आंसर। ओके। नाउ जेल इज ऑफ कोर्स जेलीज, एरोजोल इज स्मोक एंड इमल्शन इज मिल्क। ओके। चलो, ये क्वेश्चन है। A set of solutions is prepared by using 180 grams of solvent, 10 grams of each solute, 10-10 ग्राम तीनों के लिए हुए हैं। ओके। The relative lowering of vapor pressure will be in order। सिंपल सा क्वेश्चन है, एनीबडी? यू शुड नो वन वेरी की पॉइंट। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और मॉलिक्यूलर वेट का क्या रिलेशनशिप है? बस इतना ही है, इसमें न्यूमेरिकल है ही नहीं, कैलकुलेशन नहीं है इसमें। सर डायरेक्ट है ना? नहीं सर, इनवर्स डायरेक्ट। है। और ऑल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सोल्यूट। ओके सर, M2, आप कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला उठा के देख लो, M2 आपको नीचे मिलेगा डिनोमिनेटर में। ओके, आपको याद दिला देता हूँ, डेल्टा P वॉज P0 W2 M1 अपॉन M2 W1। सर, इट इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उठा लो, M2 नीचे आता है। तो अभी बताओ, इसमें से सबसे बड़ा मॉलिक्यूलर वेट किसका है? C का, फिर B का, फिर A का। बराबर है। तो ए का मॉलिक्यूलर वेट लीस्ट है, तो उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगी। देयरफॉर ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी। ओके, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इट्स अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ओके गाइस, आर यू ओके विद दिस? गाइस, नहीं समझे तो प्लीज आस्क। ऑलराइट, चलो ये ट्राई करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। हाउ मच अमाउंट ऑफ NaCl शुड बी एडेड, मतलब सिंपल डे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। W पूछा है, W वेट ऑफ द सल्यूट। ओके, हाउ मच अमाउंट ऑफ NaCl शुड बी एडेड, मतलब W2 पूछा है आपको, टू 600 ग्राम्स ऑफ वाटर। ये हो गया आपका W1। ओके, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 - 0.2। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, यही सीधा सीधा आपका डेल्टा TF है, 0.2। ओके। एंड सर, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन आपको कैलकुलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो लोग ने इजी रखा है, इज 2। बट सर, वी शुड ऑल्सो नो दैट NaCl इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इट विल डिसोसिएट। तो NaCl का वैंट ऑफ फैक्टर भी आएगा विच इज 2, क्योंकि सर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो I की वैल्यू और N की वैल्यू सेम आएगी। और NaCl आपको दो वैल्यू, दो आयोन्स देगा। तो अभी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हाउ मच अमाउंट ऑफ NaCl। तो सर क्या फॉर्मूला है डेल्टा टी का? डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 1000 KF W2 अपॉन M2 W1। अपने को चाहिए W2 का वैल्यू, तो सबको वहां भेज दो। तो डेल्टा टी कितना है? 0.2। M2 कितना है?
NaCl का मॉलिक्यूलर वेट कितना है 58.5, W1 कितना है 600 ग्राम, ओके नीचे 1000, और Kf की वैल्यू आपको 2 दी गई है, बट सर यहाँ पर एक वैंट ऑफ फैक्टर भी आएगा, वो भी तो जाएगा नीचे, विच इज 2, विच इज इक्वल्स टू W2। इसको सॉल्व करो। क्या आया आंसर? 1.755। ओके व्हाटएवर, मेरे इधर ऑप्शंस नहीं है, तो तुम जो बोलोगे वो मैं सही ले लूंगा। ये दो जीरोज यहाँ से निकल रहे हैं, इसको मैं 3 कर देता हूँ, इसको मैं 0.1 कर देता हूँ। ओके, एक 10 बचता है। तो ये तो रफली अराउंड 160, ये 60 पकड़ लिया हम लोग ने अप्रोक्स, तो 180, 180 1.8, यस 1.8 के आसपास आएगा। तो नियरेस्ट इंटीजर आपका अगर रहा तो नियरेस्ट इंटीजर 2 के हिसाब से आप ले लेंगे। ठीक है, 58.5 इंटू 3 करना है बस, दैट्स ऑल, और बाद में 2 डेसिमल शिफ्ट कर। सो इसमें गाइस कैच सिर्फ ये आई का था, बाकी तो फॉर्मूला काफी इजी था, W2 ढूंढना है वो इजी है। सिर्फ ये पता रहना चाहिए कि भाई NaCl इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो डिसोसिएट होगा वैंट ऑफ फैक्टर के साथ, हमें यूज करना है उसको। ओके, चलो इजी क्वेश्चन। 1 ग्राम of a non-volatile non-electrolyte is dissolved in 100 grams of two different solvents A and B, whose ebullioscopic constants are in the ratio of 1:5. Okay, the ratio of the elevation in boiling points. Very easy question. Anybody? देखते ही खत्म। एबोलियोस्कोपिक कांस्टेंट मतलब Kb, तो उनका Kb का रेशियो दिया हुआ है, Kb ऑफ A अपॉन Kb ऑफ B इज 1:5, और पूछा है व्हाट इज द डेल्टा T ऑफ A अपॉन डेल्टा T ऑफ B। वेरी इजी। सर ये ऑप्शन। नो, ऑप्शन इज सी, 1:5 अगेन सर, वाई? बिकॉज डेल्टा T इज इक्वल्स टू K इंटू M, डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है ना दोनों का। तो डेल्टा T ऑफ A अपॉन डेल्टा T ऑफ B will be equal to K of A upon K of B, which is 1:5. The answer is C, direct proportion. Very easy question. Guys, okay with this? चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है थोड़ा सा, इसमें आपको लॉजिक समझाता हूँ क्या है। देखो, 62 ग्राम्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल इज मिक्स विथ 250 ग्राम्स ऑफ वाटर, ठीक है, कूल्ड अप टू -10 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये हो गया आपका डेल्टा टी 10। ओके, ये हो गया आपका डेल्टा टी, सॉरी, ये हो गया आपका डेल्टा टी। 62 ग्राम्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल मतलब वो हो गया आपका W2। ओके, नाउ KF फॉर वाटर इज 1.86, मतलब ये आपका KF का वैल्यू हो गया। द अमाउंट ऑफ वाटर सेपरेटेड एज आइस, तो इसमें अभी ज्यादातर बच्चे पता है क्या मिस्टेक करते हैं, W1 को 250 ले लेते हैं और फिर क्वेश्चन ढूंढते रहते हैं। अभी क्वेश्चन ढूंढने को मिलेगा ही नहीं, क्योंकि सर आपने W1 भी ले लिया अगर 250, तो देखो डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF 1000 W2 अपॉन M2 W1। अब सर इथाइलिन ग्लाइकॉल है तो मॉलिक्यूलर वेट हमें पता है, अगर आपने W1 250 ले लिया, W2 6.62 ले लिया, 1000 ले लिया, डेल्टा TF ले KF ले लिया और डेल्टा T को 10 ले लिया, तो सर आप ढूंढ क्या रहे हो? समझा? अगर सारी वैल्यूज आपके पास है तो आप ढूंढ क्या रहे हो, तो इसमें बच्चे का कंफ्यूजन आता है। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। 250 ग्राम्स वाटर था, यस, लेकिन रीड द क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ वाटर सेपरेटेड एज आइस, दैट मीन्स out of 250 grams some amount of water was not participating in this entire activity, that was frozen। so वो amount कितना है वो अपने को जानना है। तो टेक्निकली वो बर्फ जो बन गया वो जानने के लिए ये जानना जरूरी है कि 250 ग्राम में से एक्चुअली कितना पानी अपने पास ये पूरे प्रोसेस में था, एंड दैट इज नथिंग बट W1।
तो देखो इसका स्टोरी कैसा है कि 250 ग्राम पानी था, यस, बट उसमें से सम इज एज अ सॉल्वेंट एंड द अदर इज एज बर्फ। तो अपने को ये जानना है कि सॉल्वेंट का वेट कितना है। तो वो सॉल्वेंट का वेट मिला अगर अपने को से, अगर फॉर एग्जांपल 250 ग्राम्स में से मुझे आया W1 190, मतलब सर सॉल्वेंट 190 ग्राम था, मतलब जो 60 ग्राम बचा है वो बर्फ बन गया होगा। ओके, दैट वाज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन दिस प्रोसेस। तो अपने को W1 का वैल्यू ढूंढना है, which is not 250, it will be less than 250. We will calculate that value, and जो भी difference आएगा that is the one that is separated as ice. तो डेल्टा टी कितना लेंगे 10, के एफ का वैल्यू 1.86, फॉर्मूला के हिसाब से 1000, W2 कितना ले लेंगे हम लोग 62। एनीबडी फॉर द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, फास्ट ढूंढो, बताओ। ये सब क्या मैं दूंगा तुम लोगों को, तो हो गया तुम्हारा काम, ढूंढो। 62 पॉइंट। परफेक्ट, हो सर। उतना ही है। तो फिर क्या हो गया आपका आंसर, ये तो कैंसिल ही हो गया। अब सिर्फ W1 को वहां भेजो, 10 को नीचे भेजो। सो W1 इज इक्वल्स टू 1860 अपॉन 10, इट इज हाउ मच 186। तो 186 इज रिमेनिंग एज अ सॉल्वेंट। तो जो बचा हुआ है वो चला गया, विच इज हाउ मच 64 ग्राम्स। तब मिला के, दोनों मिला के 250 होगा ना। द आंसर इज सी। समझा क्या हुआ इसमें? सिंपल सा लॉजिक था कि भाई कितना पानी बर्फ बन गया है, मतलब जो पानी बर्फ बन गया है वो अपने को सॉल्वेंट के बना के यूज, वो हम लोग उसको एज अ सॉल्वेंट यूज नहीं कर पाएंगे। तो इन शॉर्ट W1 इज नॉट गोइंग टू बी 250, इट विल बी लेस देन 250। तो सॉल्व करके W1 आया 186, एंड देयरफॉर जो डिफरेंस आएगा वो अपना बर्फ बन चुका है। गाइज आर वी ओके विद दिस? यस सर। ओके, चलो ये वाला क्वेश्चन। देर आर टू लिक्विड्स दे फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। चलो बस, अच्छा आइडियल सॉल्यूशन है मतलब सीधा सीधा पता है, रॉल्ट्स लॉ यूज करेंगे। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए दिया है 7, प्योर बी दिया है 12। ओके, एंड द कंपोजिशन ऑफ वेपर इन, सी वेरी इंपॉर्टेंट, वेपर इन इक्विलिब्रियम। ओके, विथ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 40 मोल परसेंट ऑफ ए। 40 मोल परसेंट ऑफ ए मतलब क्या सर? व्हेन आई से मोल परसेंट, और परसेंट को अगर मैं डिवाइड बाय 100 कर दूं तो फ्रैक्शन हो जाता है। ओके, तो सर मोल परसेंट दिया है तो मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 40 अपॉन 100 विच इज 0.4। तो सर एक्स ऑफ बी कितना हो जाएगा 0.6 हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन तो सारे मिला के 1 होते हैं। ओके, अभी आपको कंपोजिशन ऑफ वेपर पूछा है, वेपर। इफ यू हैव रेड द फॉर्मूला शीट प्रॉपरली, तो अपने को एक्स ए और वाई ए दिया हुआ है, अपने एक्स ए और एक्स बी दिया है, अपने को वाई ए पूछा है, वाई ए, मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेज। एंड व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेज? वाई ए वाज इक्वल्स टू पी ए नॉट एक्स ए अपॉन पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। अभी पी ए नॉट कितना दिया है सर? 7 दिया है, 7। तो 7 × 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज एक्स ए 0.4, नीचे आ जाते हैं वापस ऐसा 7 × 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई 0.4 प्लस 12 × 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई 0.6 पी बी नॉट एक्स बी। अब सर 10⁻³ तो तीनों में से कॉमन निकल जाएगा, कैंसिल कर दो। तो सर 7 × 0.4 इज 28, 2.8। नीचे भी आपका 2.8 आ गया, 12 × 6 कितना होता है 72, तो 7.2 हो गया। तो सर 2.8 अपॉन 10, द आंसर इज 0.28। तो मुझे बताओ अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0.28 आया तो कोई बताएगा व्हाट विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी? 0.72। वेरी गुड, 0.72, क्योंकि 1 में से माइनस करना पड़ेगा। तो योर आंसर इज दिस। ओके, वेपर इन इक्विलिब्रियम इज वाई। ओके, मैंने जो फॉर्मूला शीट भेजा है उसमें मैंने स्पेसिफिकली अलग अलग रखा है। लिक्विड में जो रहेगा, देखो ये आपको डायग्राम समझा देता हूँ। ओके, ये अगर आपका बीकर है, ये लिक्विड है,
लिक्विड में दो लोग हैं, ए और बी, और वही इवापोरेट होने वाले हैं, तो वेपर में भी वही लोग रहेंगे ना, ए और बी। तो लिक्विड तो में ये जो मोल डायग्राम फ्रैक्शन, आपके पीछे बन रहा है। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, ओके गॉट इट। हाँ मैं इरेज कर देता हूँ, गिव मी अ मोमेंट। ओके यहाँ बना देता हूँ, जगह है वहां पे। ये देखो ये बीकर है, बीकर के अंदर लिक्विड है, सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन में भी ए और बी है, दो लोग, और यहाँ पर जो वेपर बन रहा है उसमें भी ए और बी दो लोग हैं। तो सॉल्यूशन के अंदर जो है वो एक्स है और एक्स बी मोल फ्रैक्शंस है, और वेपर में जो है वो वाई और वाई बी मोल फ्रैक्शंस है। ओके, तो ये ध्यान रखना है, कॉम्पोजिशन द वेपर फेस पूछा है, इसलिए वाई ढूंढा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन का तो ऑलरेडी अपने को दिया था 40। ओके, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये आपके फॉर्मूला शीट में है, अगर आपने फॉर्मूला शीट देखी हो तो। ओके, देखने के बाद पढ़ी भी हो तो। ओके, चलो आगे देखते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ 4% aqueous solution is x, sorry, 4% aqueous solution of x is equal to the freezing point of 12% aqueous solution of y. Then what is the molecular rate of molecular rate of x is given a, तो what is the molecular rate of y? तो देखो एक चीज ध्यान रखो, फ्रीजिंग पॉइंट सेम है, दैट मीन्स दोनों का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम है, डेल्टा टी सेम है। और जब भी किसी दो लोगों की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम आती है, जब भी किसी दो लोगों की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम आती है, तो हम डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल्स को इक्वेट कर देंगे, चाहे वो डेल्टा टी एफ इक्वल हो, चाहे सेम बॉइलिंग पॉइंट हो, चाहे सेम ऑस्मोटिक प्रेशर हो, चाहे सेम वेपर प्रेशर हो। ओके, अगर तीनों में चारों में से कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनकी इक्वल बताई गई है, दैट मीन्स देयर नंबर ऑफ मोल्स आर इक्वल। व्हाई? बिकॉज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सल्यूट। तो अगर तुम्हारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इक्वल है, मतलब तुम्हारा सल्यूट इक्वल अमाउंट्स में है दोनों जगह पे। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ मोल्स? गाइस कैमरा क्यों बंद हो रहे धीरे धीरे, एक एक करके सब गायब हो रहे बच्चे। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ मोल्स? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो सर गिवन वेट, वेट ऑफ ए अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए इज इक्वल्स टू वेट ऑफ बी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी। तो व्हाट इज द वेट ऑफ ए? ओके, 4% मतलब 4 grams in 100. What is the molecular weight of A? Okay. Similarly, what is the weight of B? 12 grams, 12%. Okay. And what is the molecular weight? वो ढूंढना है। तो सर ए वहाँ, ये ऐसे, सो molecular weight of B is going to be 12/4 of A, which is equal to 3A. Okay, so the answer is 3A. सो जब भी कभी भी कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इक्वल आएगी, आप नंबर ऑफ मोल्स को इक्वेट कर दोगे और ये रिलेशनशिप आप यूज कर सकते हो। ओके, देख लो एक बार, नहीं समझा तो पूछो। ओके चलो, वी हैव अराउंड अ फ्यू 15 minutes और सो, लेट्स ट्राई टू सॉल्व अ फ्यू मोर क्वेश्चंस। मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजोइक एसिड डाइमराइज इन बेंजीन। नाउ सी, डाइमराइजेशन आपके सीईटी लेवल पे नहीं है, एसोसिएशन वाला पार्ट जो है, आई वुड नॉट से नहीं है, आई वुड से कि सिंपली आपके टेक्स्ट बुक में बहुत शायद धुंधला धुंधला कहीं पे दिखा होगा, स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक में या एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है। ओके, लाइक एसोसिएशन वाला पार्ट। हावेवर अपने फॉर्मूला लिस्ट में एसोसिएशन और डिसोसिएशन का वेंट ऑफ फैक्टर मैंने लिखा हुआ है। एनीवेज चलो आगे करते, पता चलेगा। ये डाइमराइज इन बेंजीन, डाइमराइज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बिकॉज इससे अपने को पता चलता है कि एन की वैल्यू 2 होने वाली है। डाइमराइज मतलब दो मॉलिक्यूल्स मर्ज होने वाले, दैट इज वाई एन की वैल्यू 2। ओके, W grams ऑफ द एसिड इज डिजोल्व इन 30 grams ऑफ बेंजीन, तो ये हो गया आपका W1। ओके, और W grams है तो ये हो गया आपका W2, वेट ऑफ द सोल्यूट एंड वेट ऑफ द सॉल्वेंट। इट शोज अ फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इक्वल टू 2 Kelvin, मतलब ये हो गया आपका डेल्टा टी। इफ द परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ द एसिड टू फॉर्म अ डाइमर इज 80, मतलब ये हो गया अल्फा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ W? इन शॉर्ट अपने को W2 ढूंढने का है।
अपने को केएफ भी दे दिया है और मॉलिक्यूलर वेट भी दे दिया, मतलब कुछ भी अननोन नहीं है, जस्ट दैट सब चीजों को सही से असेंबल करना है। तो सर एज पर अवर फॉर्मूला, डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू 1000 KF W2 अपॉन M2 W1 मल्टीप्लाइड बाय द वैन हॉफ फैक्टर। अब सिर्फ गेम क्या है, वैन हॉफ फैक्टर कैसे ढूंढेंगे। तो यहाँ पर आपको मैंने जैसे कहा कि एसोसिएशन हो रहा है, तो एसोसिएशन में वैन हॉफ फैक्टर का फॉर्मूला था 1 + α इंटू 1/n-1। ओके, जबकि डिसोसिएशन में इट इज n-1, एसोसिएशन में इट इज 1/n-1, बस उतना ही वेरिएशन है। ओके, तो सर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अभी अल्फा कितना परसेंटेज है, 80% दिया है, 80% मतलब 0.8, 80%, 80/100। देखो क्वेश्चन में लिखा है 80। ओके, परसेंटेज में भी लिखा है ना, परसेंटेज एसोसिएशन, तो इसलिए 80%, तो 0.8। और एन की वैल्यू सर 2 आ जाएगी, 1/2 - 1। तो सर 1 + 0.8 इंटू -½ So it will be 1 - 0.4. The answer is 0.6. तो आई की वैल्यू आ गई 0.6। अभी ऊपर वाले फॉर्मूला में सब सब्स्टिट्यूशन करो और W ढूंढना है, W2 करो। therefore W2 इज इक्वल्स टू डेल्टा टी एफ विच इज 2। ये सब ऊपर जाएंगे और ये सब नीचे आएंगे। M2 विच इज 122, W1 विच इज 30 अपॉन 1000, KF विच इज 5 एंड I विच इज 0.6। तो ये 6 हो गया, ये 10 हो गया, इसका एक जीरो इसको दे दिया, तो ऊपर आ गया 244, नीचे 10 और 100, तो आंसर इज 2.4। ओके, एक बार प्यार से देख लो, द ओनली कैच हियर वाज द वैन ऑफ फैक्टर। ओके, वो हो गया तो अपना काम हो जाता, फिर कोई मगजमारी नहीं। गाइस, आर यू ओके विद दिस? बढ़े आगे। Yes, sir. ओके, एसोसिएशन का फॉर्मूला ध्यान रखना, डाइमराइज मतलब 2, अगर उसी के बदले ट्राइमराइज होता तो 3 ले लेते, टेट्रामर होता तो 4 ले लेते, एंड सो ऑन। ओके, चलो आगे देखते हैं। if a compound dissociates to the extent of 75%, the molality of the solution which shows 2.5 Kelvin rise in boiling point will be equal to, very easy question, चलो करो ये। ए और बी है, तो ए बी मतलब एक ए देगा एक बी देगा, तो एन की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। इस बार डिसोसिएशन हो रहा है, डिसोसिएशन, तो सर फॉर्मूला क्या रहेगा, 1 + α × n-1 रहेगा। ओके, और अपने को मोलालिटी पूछा है, व्हाट विल बी द मोलालिटी, तो वेरी सिंपल, डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू मोलालिटी इंटू आई। तो आपको सिर्फ एम ढूंढना है, चलो फटाफट करो खुद से, फास्ट। एनीबडी? आई का वैल्यू क्या आया, 1 + 0.7 1.75. बराबर है 2 - 1, तो 1.75 आया आई का वैल्यू। डेल्टा टी आपको दे दिया 2.5, के बी आपको दे दिया 0.52, मोलालिटी मालूम नहीं है, वही ढूंढना है, और ये 1.75 है। तो मोलालिटी इज इक्वल्स टू 2.5 अपॉन 0.52 इंटू 1.75।
अभी नियरेस्ट आपको अगर राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट है तो 0.52 को अगर मैंने 5 ले लिया तो ये 5 हो जाएगा। ओके, और 1.75 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नियरेस्ट राउंड ऑफ मतलब ये डिवाइड करेंगे तो नियरेस्ट होल नंबर मेरा 3 आएगा। ओके, ये अप्रोक्सीमेशन है, आप लोग इज्जत से सॉल्व करो। गेट द इजीएस्ट, गेट द एक्चुअल वैल्यू और फिर नियरेस्ट राउंड ऑफ पे जाओ। जहां तक मेरा ध्यान है तब तक 3 आना चाहिए। मतलब you will get exact answer somewhere around 2.8 2.9 somewhere. तो 2.77 कुछ आ रहा है। सेवन तो सेवन सेवन 2 पॉइंट, 777 ऐसे हाँ करके। तो हाँ तो करो ना, तो 2.777 मतलब नियरेस्ट इंटीजर 3 हुआ ना फिर। हम्म। बराबर है। बराबर। तो 5 डिवाइडेड बाई 0.52 इतना आया। और फिर उसको हम लोग ने, ओके, 2.5 डिवाइडेड बाई 0.52 और फिर उसको हम लोग ने 1.75 से डिवाइड किया। यस, 2.75 आया, नियरेस्ट होल नंबर इज 3। ओके, क्योंकि यहाँ पर वो लोग ने नियरेस्ट बोला है ना, इसलिए मैंने हल्का फुल्का राउंड ऑफ ले लिया, सीधा नीचे 0.5 ले लिया तो 5 आ गया, और 17 3 जा 51 होता है। ऊपर 50 है, नीचे 17 है, तो सर 3 का ही टेबल में आएगा। ओके, वैसे ये अच्छा क्वेश्चन है। चलो इसको मैं आपको अप्रोच करके बताता हूँ। आई विल शो यू हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। दिस इज नाइस क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन नंबर्स में चेंज करके आपको आ सकते हैं। सो सी व्हाट इज इट। इन अ सॉल्वेंट 50% ऑफ एन एसिड HA डाइमराइजेस एंड द रेस्ट डिसोसिएट्स। तो व्हाट इज द वैन हॉस फैक्टर फॉर द एसिड। ओके, नाइस क्वेश्चन। मतलब सर एक एसिड है जो दोनों मिक्स हो रहा है, फिर एसोसिएशन भी हो रहा है और डिसोसिएशन भी हो रहा है। तुम्हारे कैमरास फिर से बंद हो चुके हैं वैसे। आई कैन ओनली सी तन्मय एंड महर्षि। रेस्ट ऑफ द पीपल, फहद, ग्रीशा, ईशान, शिवेन, सिल्मा, रितिका। ओके, सो एनीवेज गोइंग टू द डिस्कशन। ये क्वेश्चन में कैसा बोला है कि 50% डिसोसिएट हो रहा है, 50% एसोसिएट हो रहा है। ना ऑलवेज रिमेंबर, इसमें ना हम लोग एवरेज नहीं निकाल सकते। इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको अप्रोच में थोड़ा सा हल्का सा लेंदी है, ज्यादा नहीं, बहुत ही सिंपल है, ज्यादा कुछ टेंशन नहीं है। बट सर पहले ना वैन टॉप फैक्टर का ओरिजिनल कॉन्सेप्ट क्या है। तो वैन टॉप फैक्टर का ओरिजिनल डेफिनेशन क्या था। नंबर ऑफ पार्टिकल ऑब्जर्व अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल थियोरेटिकली जो डाले हैं हम लोग, कि भाई हमने डाले थे 100, तो थियोरेटिकली 100 डाले थे, लेकिन वो डिसोसिएट होके 160 हो गए, तो ऑब्जर्व में 160 आएगा और थियोरेटिकल में 100 आएगा, तो 160 अपॉन 100 तो 1.6, उस तरह से सॉल्व होता है। ओके, अभी यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इसको दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक एसोसिएशन का पार्ट लेते हैं, एक डिसोसिएशन का पार्ट लेते हैं, और उसमें अपन अपने रैंडम नंबर्स अपन अपने जेब से ले सकते हैं। सो आई एम टेकिंग अ वैल्यू ऑफ 100। तो लेट्स अज्यूम आई टुक 100 मोल्स। उसमें से 50 मोल्स एज पर 50%, 50 मोल्स आर डिसोसिएटिंग एंड 50 मोल्स आर एसोसिएटिंग। ओके, तो पहले हम लोग डिसोसिएशन वाला देखते हैं। HA विल गिव अस, ओके सॉरी, H हम लोग अज्यूम करके चल रहे कि स्ट्रॉन्ग ही है या जो भी है जैसा दिया है, तो रिवर्सिबल का एरो का जरूरत नहीं है। HA विल गिव अस H प्लस एंड A माइनस। तो 100 में से 50 डिसोसिएट हो रहे, तो ये पूरे के पूरे 50 अगर डिसोसिएट हो गए तो 50 H प्लस बनेगा, 50 OH माइनस, 50 A प्लस माइनस बनेगा, तो सब मिला के 100 हो गए। तो जो इनिशियल थियोरेटिकल अपना 50 था, अभी वो ऑब्जर्व कितना हो गया, 100 हो गया। ये हो गया डिसोसिएशन के वजह से। ओके, कि अपन ने डाले थे 50, लेकिन उसमें से वो 50 के 50 डिसोसिएट हो गए, और 50 H प्लस आयोन मिले, 50 A माइनस आयोन मिले, तो टोटल अभी अपने पास 100 पार्टिकल्स है। होने चाहिए थे 50, लेकिन है 100। ओके, नाउ बात करते हैं एसोसिएशन। एसोसिएशन में क्या बोला है कि जो दो मॉलिक्यूल्स HA के रहेंगे, दे विल डाइमराइज टू फॉर्म HA2। तो दो का एक हो गया, दो का एक हो गया।
तो अभी यहाँ पर 50 थे, और वो 50 के 50 अगर डाइमराइज हो जाएंगे तो 25 मॉलिक्यूल्स बचेंगे यहाँ पे। 50 लोग दो दो का ग्रुप बना रहे तो 25 ग्रुप बनेंगे। तो सर अभी इधर 0 और इधर 25, तो ये आपका एन थियोरेटिकल 2 और ये आपका एन ऑब्जर्व 2। तो अभी मुझे बताओ थियोरेटिकल टोटल कितना है अपने पास, दोनों मिला के टोटल थियोरेटिकल वैल्यू कितनी है? इधर भी 50 डाला था, इधर भी 50 डाला था, तो टोटल मिला के 100 थियोरेटिकल है। और ऑब्जर्व कितनी है कुल मिला के? इधर 100 और इधर 25, तो 125 है। तो फिर आई की वैल्यू क्या होगी सर? एन ऑब्जर्व अपॉन एन थियोरेटिकल, विच इज 125 इंटू 10⁻⁻², क्योंकि अपने को -2 में ही चाहिए, तो यार आंसर इज 125। एक बार देख लो इसको, इसको डायरेक्टली आप एवरेज से मत करना। आप ऐसा मत सोचना एवरेज निकाल लेंगे, आधा एसोसिएशन आधा डिसोसिएशन, नहीं होगा। तो इस तरह से आप करो, प्यार से देख लो सर। ऑफिशियली वैंट ऑफ फैक्टर इज नंबर ऑफ पार्टिकल ऑब्जर्व अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स थियोरेटिकल। तो 50 को अपन ने डिसोसिएशन करवाया और 50 का अपन ने एसोसिएशन करवाया। तो डिसोसिएशन करवाने के बदले 50 के 100 हो गए, और एसोसिएशन में 50 के 25 हो गए, तो कुल मिला के अभी ऑब्जर्व अपने पास 125, और डाले थे अपन ने 100। तो 100 डाले थे थियोरेटिकली और 125 मिले, सब डिसोसिएट एसोसिएट होके, एंड देयरफॉर आई की वैल्यू 1.25 आएगी, राउंड ऑफ करके 125 इंटू 10⁻²। ओके, चलो 2 more questions, 2 3 more questions, जितना भी टाइम में हो जाएगा उतना काफी है। इजी क्वेश्चन है, वेरी इजी, एब्सोल्युटली इजी। डाइल्यूट सॉल्यूशन दे दिया है, देखो। अभी एक चीज ध्यान रखना, सीईटी लेवल पे और जेडब्ल्यू लेवल पे एक हल्का सा वेरिएशन है, जेडब्ल्यू नीट और सीईटी में। डेल्टा पी का जो फॉर्मूला है ना, P0 W2 M1 अपॉन M2 W1, ये जो है ना, ये सिर्फ स्टेट बोर्ड और सीईटी के लिए वैलिड है। ओके, बिकॉज इट इज अज्यूमिंग, दैट इज अज्यूमिंग द solution is dilute। ये फॉर्मूला बनता कब है? when we have assumed that the solution is dilute। बट अगर अपने को नहीं पता कि सॉल्यूशन डाइल्यूट है, तो हम ये राउंड ऑफ नहीं ले सकते। तो इन दैट केस हमें पूरा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, विच इज N2/N1 + N2। ओके, दिस इज द एक्चुअल आंसर, और यू कैन से द एग्जैक्ट आंसर। सो जेडबल एंड नीट लेवल पे आप ये अज्यूम नहीं कर सकते कि सॉल्यूशन तो डाइल्यूट ही होगा। हावेवर गुड न्यूज, इस क्वेश्चन में डाइल्यूट वर्ड वो लोग ने दे दिया है, इसलिए हम कर लेंगे। बट अगर क्वेश्चन में ये डाइल्यूट वर्ड नहीं दिया होता, तो हम एग्जैक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते, और वो करते करते अगर नियरेस्ट राउंड ऑफ आता है तो अलग बात है। ओके, तो ये हल्का सा आपको ध्यान रखना है। सीईटी लेवल पे यू आर फ्री टू यूज द ऊपर वाला फॉर्मूला, बट जेडब्ल्यू नीट लेवल पे आप वो डायरेक्टली यूज करोगे और ये अज्यूम कर लोगे कि सॉल्यूशन डाइल्यूट है, तो गलत हो जाएगा। ओके, अभी देखो ये डाइल्यूट है, चलो 0.6 ग्राम्स ऑफ यूरिया, मतलब ये हो गया आपका W2। 360 ग्राम्स ऑफ वाटर, मतलब ये हो गया W1। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, मतलब P0 दे दिया है आपको। एंड व्हाट इज द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर? वेरी इजी, डेल्टा पी पूछा है। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो गया ये, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। फॉर्मूला ऊपर वाला ही ले लेंगे, बिकॉज वो लोग ने डाइल्यूट वर्ड दे दिया है अपने को। तो P0 कितना है? 35। W2 कितना है? 0.6। molecular weight of water, sir, of course, as we all know, is 18। M2 molar mass of urea given in the question, and weight of water is 360। तो ये पहले तो आपका 100 हो जाएगा, ये आपका 20 हो जाएगा। ओके, सो वी आर लेफ्ट विथ 35/2000। तो पहले तो ये कर लेते हैं, तो 17.5 आ गया और नीचे 1000 बचा, 3 जीरो जाएंगे तो 0.0175। तो योर आंसर इज सी। ओके, चलो एक अच्छा वाला क्वेश्चन करते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन करते हैं, बाकी थोड़े बहुत मैनेजेबल है। ये क्वेश्चन करते हैं और स्टॉप करते हैं आज के। ना ये क्वेश्चन है ना, बहुत इजी है, बहुत ही चिंदी क्वेश्चन है, बट इसमें कंफ्यूजन है। सर कंफ्यूजन क्या है वो मैं बताता हूँ।
देखो 2.7 kg ऑफ ईच वाटर एंड एसिटिक एसिड, दे आर मिक्स्ड, ठीक है, वेरी गुड, मिक्स्ड। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन विल बी -x, चलो ठीक है। कंसिडर एसिटिक एसिड डज नॉट डाइमराइज और डिसोसिएट, मतलब ये तो और अच्छा है कि वेंटो फैक्टर का भी इक्वेशन हटा दिया, चलो बहुत बढ़िया। अभी अपने को सिर्फ x का वैल्यू पूछे। नाउ द प्रॉब्लम इज very easy because all we have to do is delta TF is equals to KF into molality. But KF लेने का किसका, क्योंकि दोनों का वजन 2.7 kg 2.7 kg है, तो सोल्यूट कौन और सॉल्वेंट कौन, क्योंकि दोनों का KF दिया हुआ है। समझा क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है, बस इतना ही गेम है, बाकी कोई टेंशन नहीं है। और चलो ना सर, KF और डेल्टा टी में, इफ यू गाइस रिमेंबर, डेल्टा TF इज TF नॉट माइनस TF, तो ये जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट है, तो प्योर सॉल्वेंट है कौन, एसिटिक एसिड या वाटर, बिकॉज दोनों का 2.7 kg लिया गया है। सो दैट इज द ओनली कैच इन दिस क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है। तो अपन क्या करेंगे, पहले नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर देंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O 2.7 kg है, मतलब 2700 ग्राम हो गया। तो इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है, समवेयर अराउंड 150 मोल्स। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड, अगेन 2.7 kg मतलब 2700 ग्राम हो गया, इसको सॉल्व करके आ रहा है 45 मोल्स। तो अभी मुझे बताओ किसके नंबर ऑफ मोल ज्यादा है, वाटर के। तो खत्म हो गया, फिर तो ये आपका सॉल्वेंट है। ओके, तो इसका KF और इसका TF लिया जाएगा, बाकी कुछ मगजमारी नहीं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेल्टा TF, डेल्टा TF वाज इक्वल्स टू KF इंटू W2 अपॉन M2 W1। देखो 1000 मिसिंग है इस इक्वेशन में, अगर आपका ध्यान हो तो मैंने 1000 नहीं लिखा है। सर क्यों 1000 नहीं लिखा है, क्योंकि आपको वजन ऑलरेडी किलोग्राम में दिया गया है। वो 1000 कब लेते थे, जब ग्राम में होता था, अभी सर ऑलरेडी वजन केजी में है, तो काय को करने का। ओके, तो डेल्टा TF इज इक्वल्स टू वाटर का KF लेंगे विच इज 1.86। ओके, एंड W2 ले लेंगे, W2 अपॉन M2 नंबर ऑफ मोल्स, वो ऑलरेडी अपना आ चुका है 45, और नीचे 2.7। ओके, जस्ट अ मोमेंट गाइस। एक ही सेकंड, जरा मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, मेरा स्क्रीन थोड़ा चेंज हो गया, जस्ट अ मोमेंट। हाँ, ओके। सो नीचे 2.7 दिया है, अभी सॉल्व करेंगे तो डेसिमल शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये 18.6, ये 45, नीचे 27। सर 9 के टेबल में 5 जा, 9 के टेबल में 3 जा, ये कैंसिल होके सर 6.2 बनेगा। तो इसको मिला के कितना हो जाएगा, 31 आंसर आ जाएगा। ओके, सो योर आंसर इज 31। गाइस ओके विद दिस? चलो आगे बढ़े। करना है क्वेश्चन और या सो जाना है, क्या करना है? एक आध क्वेश्चन अच्छा वाला दिखा देता हूँ, चलो लेट्स टेक दिस एंड लास्ट क्वेश्चन, पक्का नो मोर क्वेश्चन, ओके लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अच्छा है वैसे, इधर ध्यान देते हैं। देखो, पार्शियल प्रेशर इज ऑन द वाई एक्सिस, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर मतलब X1 सॉल्वेंट, ओके, नॉट X2। नॉर्मली क्या है अपना, अपना जो हेनरीज लॉ का जो फॉर्मूला है, पहले तो वापस से देख लो यहाँ पर। हेनरीज लॉ कांस्टेंट में यूनिट किलो बार दिया है, तो पहला जो क्वेश्चन किया था आज का वैसा वाला ही हेनरीज लॉ वाला, किलो बार है। तो इन दैट केस KH इज इक्वल्स टू P अपॉन X वाला रिलेशनशिप है। ओके, KH इज इक्वल्स टू P अपॉन X, बट ये X कौन है, X2।
ओके, ये x कौन है? x2, जबकि अपने को ग्राफ में क्या दिया है? x1, और पार्शियल प्रेशर मतलब p। सो एक काम करते, पहले अपन p और x1 का ग्राफ देख लेते हैं। सिंस वी कैन सी इट इज ऑल स्ट्रेट लाइंस, नथिंग टू वरी, लेट्स प्ले। सो पहले मैं x2 वहां लेके जाता, तो p इज इक्वल्स टू के एच इंटू x2। अब सर हमें मालूम है कि x2 कैन बी रिटर्न एज 1 - x1, मोल फ्रैक्शन, ब्रैकेट ओपन करेंगे, सो k -k(x1). तो अपना सर y हो गया, y एक्सिस पे p आ गया, ये x हो गया, तो सर डेफिनेटली फिर ये m हो जाएगा। और क्लियरली दिख रहा है कि माइनस का साइन है, तो स्लोप नीचे आने चाहिए, तो ये दोनों पॉसिबल नहीं है, ऊपर जाने वाले स्लोप्स नेगेटिव स्लोप है। अब सर जिसका k वैल्यू बड़ा होगा उसका ही स्लोप ज्यादा स्टीप होगा, और जिसका k वैल्यू बड़ा होगा वहीं से आपका ग्राफ चालू होगा ऊपर। सी सी इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द वाई एक्सिस। तो अभी इनमें से सबसे बड़ा k वैल्यू किसका है? 40। इसका है z का। तो सर ये दोनों के दोनों पॉसिबल है, क्योंकि z टॉप पे है, सेम सीक्वेंस है। बट z का k वैल्यू सबसे ज्यादा है, इसलिए उसका स्टीपनेस जो होगा, स्लोप, वो भी सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे स्टीप z इज ऑफ कोर्स इन आंसर ए, एंड नॉट इन आंसर बी। इधर थोड़ा सा फ्लैट दिख रहा है। ओके, सो ये है। कुछ क्वेश्चंस अभी भी है मेरे स्लाइड्स में, खत्म नहीं हुआ है अपना, बट अपन लेक्चर स्टॉप करते हैं। मैं ये जो स्लाइड्स है ये आपके साथ शेयर करता हूँ, जो बचे हुए क्वेश्चंस है वो आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते। ठीक है, डाउट्स रहा तो यू कैन ऑलवेज आस्क। ओके, चलो गाइस, विल स्टॉप हियर फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। अगर कुछ रहेगा क्वेश्चंस तो आप लोग पूछ लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप है, नंबर है, यू कैन टॉक टू। चलो बाय गाइस, थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू सर। बाय। थैंक यू सर। या ओके, बाय, गुड नाइट।